मैं आपको अब तक कही गई सबसे बड़े झूठों में से एक की कहानी बताना चाहती हूँ। और ये भी कि अब आपके टैक्स के पैसे इसी झूठ के बारे में प्रोपोगेंडा फैलाने में लगाए जा रहे हैं। नहीं, काश मैं कह पाती कि ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्ते। हाँ, मुझे माफ़ कीजिए। क्या हम थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं? अभी मेरे पास ये लोग हैं जो नकबा के बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं 9 साल की थी। रात का समय था और मेरे पापा हमारे कमरे में आए और हमें हैरान करते हुए कहा कि हम सब घुटनों के बल चलें और छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचें। सीढ़ियों पर कोई खिड़की नहीं थी क्योंकि उस समय लकड़ी के शटरों से गोलियां अंदर आ चुकी थीं और अगले दिन हम बस जितना उठा सकते थे उतना सामान लेकर अपने चाचा हुसैन के घर चले गए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरी तरह सोच सकते हैं, हे भगवान, इस महिला के साथ क्या हुआ? ये हॉलोकॉस्ट की याद दिलाता है। ये बेचारी महिलाएं, ये बेचारे लोग जिन्होंने इतनी गंभीर और सच्ची त्रासदी झेली। और इसका आपके टैक्स के पैसे से क्या लेना देना है, आप पूछ रहे होंगे। तो चलिए एक पल के लिए समीक्षा करते हैं। तो आप में से जो नहीं जानते कि नकबा क्या था, नकबा था और अब भी कुछ हद तक है 1947-1949 में फिलिस्तीनियों को युद्ध के दौरान दुष्ट इजरायली राज्य द्वारा जबरन घरों से हटाया गया, जिसमें वे खुद भी शामिल थे। लेकिन ये चर्चा बाद में हो सकती है। अब मशहूर तौर पर दो लोग हैं जो अभी भी इन शरणार्थियों की श्रेणी में आते हैं, और वे हैं बहनें बेला और गीगी हदीद। हाँ, आप जानती हैं उन सुपर मॉडल्स को जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं, जिन्होंने हर स्क्रीन पर राज किया है। तो उन्हें इस नकबा वाले मामले के तहत शरणार्थी माना जाता है जो चल रही है, और आज या इस हफ्ते इसे याद किया गया। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि जिस वीडियो को हम आगे देखने वाले हैं उसे जोहरन मामदानी ने फंड किया था, जो आपके टैक्स के पैसे झूठ फैलाने में लगा रहे हैं। आज तक ये लोग 90 साल बाद भी उस संघर्ष के शरणार्थी माने जाते हैं जिसे उन्होंने शुरू किया था। विशेष रूप से आज नकबा दिवस है, जो एक वार्षिक स्मृति दिवस है जिसे 1947 से 1949 के बीच इजराइल राज्य के निर्माण और उसके बाद के वर्षों के दौरान 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों के निष्कासन की याद में मनाया जाता है। इंडिया न्यूयॉर्कर और नई नकबा सर्वाइवर है। उन्होंने हमारे साथ पीढ़ियों से घर, परंपरा और यादों की एक कहानी साझा की। और राशिदा तलैब ने फिर आपके टैक्स पैसों से नकबा मान्यता प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। लोगों का ध्यान इन सभी गरीब शरणार्थियों पर केंद्रित करने के लिए जो 90 सालों में भी ये नहीं समझ पाए कि वे जिस चीज के खुद जिम्मेदार है उसकी पीड़ित मानसिकता में जीना कैसे बंद करें। प्रस्ताव 1289, जिसे 12 डेमोक्रेट्स ने सह प्रायोजित किया है, जिनमें बेशक प्रतिनिधि इल्हान उमर भी शामिल है, नकबा को इजराइल की स्थापना से जुड़ी सतत प्रक्रिया बताता है, UNRWA को अमेरिकी फंडिंग बहाल करने और UN प्रस्ताव 194 बनाए रखने का आग्रह करता है। मैं याद दिला दूं कि UNRWA का इस्तेमाल हमास एक आतंकी संगठन करता है। ये याद दिलाता है वैसे कुछ UNRWA के लोगों ने 7 अक्टूबर को इजरायलियों का अपहरण किया था, लेकिन वो बात फिर कभी। ये 1948 के युद्ध की याद दिलाता है, जिसमें गृह युद्ध और अरब आक्रमणों के बीच लगभग 7 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया गया था। इतिहासकार डर, निष्कासन और अरब देशों द्वारा भागने के आह्वान जैसे कारणों का उल्लेख करते हैं। समर्थक लोग गाजा में वर्तमान हिंसा को इससे जोड़ते हैं। ब्ला 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 ब्ला। ये प्रस्ताव रिपब्लिकन नेतृत्व वाले हाउस में अनसुलझी शिकायतों और टकराते आख्यानों के कारण कठिनाइयों में है, जैसे कि नकबा कभी खत्म नहीं हुई। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो झूठ है जो कभी खत्म नहीं होता। नकबा कभी खत्म नहीं हुई। ये पीड़ित हमेशा पीड़ित और शरणार्थी ही रहेंगे। ये कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे लगता है कि NAS, द डेली NAS, शायद इस पूरे मामले पर सबसे सटीक आवाजों में से एक है। नैरेटिव उल्लंघन चेतावनी। मेरे अरब गांव के बुजुर्गों ने, जो नहीं जानते उनके लिए, नासिर यासिन एक इजरायली अरब है, ठीक है। इजराइल में मेरे अरब गांव के बुजुर्गों ने मुझे बताया कि सबसे अमीर फिलिस्तीनियों ने अपनी जमीन बेची और सबसे पहले चले गए। 80 साल बाद उनके पोते पोतियां खुद को विस्थापित पीड़ित बताते हैं। मुझे पीड़ित मानसिकता से एलर्जी है, खून खौल उठता है।
भारत पाकिस्तान में करीब 1.5 करोड़ हिंदू मुस्लिम विस्थापित हुए, पर वहां कोई खुद को पीड़ित नहीं दिखाता। अब आगे बढ़ना चाहिए। आप एक बार ही पीड़ित हो सकते हैं, उसके बाद आप खुद अपनी मर्जी से वहां हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है। वैसे लारा लूमा राष्ट्रपति ट्रंप को तब तक न्यूयॉर्क सिटी की सारी फेडरल फंडिंग बंद कर देनी चाहिए जब तक कि मामदानी इस्तीफा नहीं दे देते। मामदानी टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल नकबा पर फिलिस्तीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहे हैं और उसके समर्थक न्यूयॉर्क में रोजाना यहूदियों पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। अगर ट्रंप मामदानी के इस्तीफे तक न्यूयॉर्क सिटी को फेडरल फंड ना दे तो वे ये लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। तो चलिए इस बेहुदा वीडियो को देखते हैं, लेकिन इस बेवकूफ राशिदा तलेब को हमने एक भी बार बाहर जाकर इस प्रोपेगेंडा की वकालत करते नहीं देखा है। 15 मई 2026 मार्क का। वैसे स्वागत है द पुशबैक में। मैं मीरा के हूँ आपकी होस्ट। इस वीडियो को वायरल करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जो भी करना है करें ताकि सबको पता चले, क्योंकि अब बहुत हो गया है और अब वक्त है जवाब देने का। नकबा की 78वीं वर्षगांठ। नकबा, जिसका अर्थ अरबी में आपदा है, वो जबरन निष्कासन और जातीय सफाई को दर्शाता है, जिसमें इजराइल के गठन के समय फिलिस्तीनियों को उनके घरों और उनकी मातृभूमि से निकाला गया था। बहुत उबाऊ, बहुत पुराना। और आपके पास जेरमी बोरिंग भी है। नाक बोरिंग का ये पूरी तरह से गलती है। जेरमी कॉर्बिन यहाँ भी नकबा के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो समय था जब 7 लाख फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। तब से फिलिस्तीनी लोग कब्जे में हैं और 23 अक्टूबर से अब तक सबसे तीव्र बमबारी हुई है। बोरिंग 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 बोरिंग। याद रखिए दोस्तों, जब हम नकबा के झूठ की बात करते हैं तो 1948 में जो युद्ध हुआ था वो यहूदियों ने शुरू नहीं किया था। युद्ध इन लोगों ने शुरू किया और फिर उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। यही उनकी रणनीति है। वे चीजें शुरू करते हैं, फिर नतीजा निकलता है और उसी कारण को दोष देते हैं जिससे शुरुआत की थी। ठीक है, ये एक अविश्वसनीय और कमाल की चाल है। वे इतिहास का हवाला देते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम यहूदियों के साथ युद्ध शुरू करने जा रहे हैं। वे यहूदियों के साथ युद्ध शुरू करते हैं, फिर यहूदी जीत जाते हैं। उसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। फिर वे कहते हैं, हमें इसलिए निष्कासित किया गया क्योंकि यहूदियों से युद्ध हुआ था। ये सही से काम नहीं करता। 7 अक्टूबर की घटना भी ऐसी ही थी। यही उनकी रणनीति है। हम आतंकवाद का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आतंकवाद के परिणाम यही हैं। ये बहुत मूर्खता है, दयनीय है। सच में, ईमानदारी से कहूँ तो बेहद दयनीय है। नाबलूस में हुसैन का घर, क्योंकि नाबलूस में कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। जायनिस्ट, आप जानते हैं, यरूशलेम में आ रहे थे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ममदानी को अभी इस वीडियो पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। ठीक है, इस प्रचार पर क्या क्या अभी न्यूयॉर्क सिटी को किस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है? जब वे बर्फ भी नहीं हटा सकते और खुद के लाखों मुद्दे हैं तो पैसा यहीं लगना चाहिए। ये फिर याद दिलाता है कि फिलिस्तीनी पीड़ित है। ये सबसे बड़े झूठों में से एक है। नहीं, वे पीड़ित मानसिकता का प्रचार करते हैं और आपके खिलाफ इसका उपयोग करते हैं। आप बस उनके काम आने वाले बेवकूफ हैं। अब वे आपके टैक्स के पैसों से झूठ फैलाने में सफल हो रहे हैं। क्या ये प्रोपेगेंडा मशीन के लिए हैरानी की बात नहीं है?